सभी विद्यार्थियों का श्री भगवान दास टोपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपना जो यूनिट है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे और वहां अपना टॉपिक जो था वो था आप लोगों का रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। रेट कांस्टेंट और इसकी इकाइयां। ठीक है, इसको अपन देखिए डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों का जो अंतिम क्लास जो थी उसमें मैंने आप लोगों को जो बताया था वो बताया था आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन लोगों ने डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप लोगों को आया था जो इसकी यूनिट जो आई थी वो आपकी आई थी मोल लीटर इनवर्स और आपका टाइम इनवर्स या यूं कहें कि सेकंड इनवर्स। क्लियर है। अब अपन आज की क्लास में बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। किसकी बात करेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। अपन कह सकते हैं परिभाषा अनुसार क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती ए का पावर फर्स्ट। क्लियर है। आगे अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो ये आता है आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग और ये आपका रेट कांस्टेंट आता है के। इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए थोड़ा सा स्पेसिफाई करके मैं K1 कर देता हूं और ये ए क्या है आप लोगों का? कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। और सांद्रता की क्या रह गया? ये ए की पावर ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। चलो ऐसे लिख देता हूं ए की पावर फर्स्ट। क्लियर है। अब देखिए अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? तो ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है मोल लीटर इनवर्स और आप लोगों का टाइम इनवर्स। इसके बाद में ये क्या है? K1 और ये A क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की इकाई अपने आप में क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 का मतलब 1 हो गया। अपने को यूनिट किसकी चाहिए? K1 की। K1 तो इस मोल अपॉन लीटर को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या रहेगा? मोल लीटर इनवर्स और ये क्या है अपना टाइम इनवर्स अपॉन क्या आ जाएगा? ये मोल अपॉन लीटर इनवर्स। लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों के लिए K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप लोगों का टाइम इनवर्स क्या आ जाएगी? टाइम इनवर्स। उतार लीजिए आप लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। केवल टाइम इनवर्स, कई बार आपको सेकंड इनवर्स मिल जाएगा, कई बार आप लोगों को ये जो है मिनट्स इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा होती क्या है? वेग नियतांक की इकाई टाइम इनवर्स होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब अपन लोग बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की। कौन सी ऑर्डर की? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए?
द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए तो देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग यानी कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती, अभिकारक अगर एक अभिकारक अणु है तो उसकी द्वितीय घातांक के समानुपाती, और अगर दो अभिकारक अणु है तो प्रत्येक अभिकारक अणु की प्रथम घातांक के समानुपाती। यानी कि अगर एक अभिकारक अणु है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और यदि ऐसा नहीं है दो अभिकारक अणु तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए अभिक्रिया के वेग को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो रेट कांस्टेंट k आएगा, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो k2 आएगा। क्लियर है? और a का पावर 2 ले लेता हूं भाई। अपन क्या जानते हैं? अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? हमेशा क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या होती है आपका? टाइम इनवर्स। बराबर आपको यूनिट चाहिए किसकी? k2 की। और ये क्या है? सांद्रता। क्या है? सांद्रता। और सांद्रता की इकाई क्या होती है भाई? मोल लीटर इनवर्स का पावर क्या हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? तो अपने को यूनिट चाहिए किसकी? आप लोगों के k2 की। k2 की यूनिट चाहिए तो इस चीज को अपन यहां लेके जाएंगे तो देखना आप लोग, ये मोल, ये लीटर इनवर्स, और ये क्या है आपका? टाइम इनवर्स अपॉन, देखिए मोल को अगर इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मोल स्क्वायर, और ये क्या है आपका? लीटर का पावर -2, लीटर का पावर -2। तो एक मोल से तो अपन बात करेंगे तो ये मोल कैंसिल हो जाएगा, एक लीटर से ये लीटर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ये मोल ऊपर जाएगा, मोल किस में आ जाएगा आपका? k2 की बात अगर अपन लोग करें यहाँ पे तो ये मोल जैसे ऊपर जाएगा किस में आ जाएगा? इनवर्स में। किस में आ जाएगा? इनवर्स में। और लीटर इनवर्स की बजाय क्या हो जाएगा? लीटर का पावर 1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो कोई बात नहीं। ये क्या रह जाएगा आप लोगों का? टाइम इनवर्स। ये किसके लिए आ गया अपना? सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए आ गया आप लोगों का? सेकंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है? तो आप लोग इन चीजों को नोट करें भाई, फर्स्ट सेकंड के लिए जो चीजें आई हैं, आगे फिर अपन आगे की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों की, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, तो आप लोग उन चीजों को जरूर साथ साथ में करते रहें। क्लियर है? तो आप लोग इस चीज को मेंशन कर लें कि जो ये मैंने आपको बताया था, जीरो का पहले अपनी अंतिम क्लास में कर लिया था, उसके बाद में अपन ने फर्स्ट ऑर्डर की बात की, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कौन से? सेकंड ऑर्डर की। और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थर्ड ऑर्डर का आप लोग खुद निकाल सकते हैं, ट्राई करें, देखें इतने में अपन बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। इसको आप लोग लिख लीजिए, अगर आप लोग जल्दी नहीं लिख पाते हो तो वीडियो को फ्यूज करके आगे फिर इन चीजों को उतार करके आगे चलें, क्योंकि अपना जो समय है वो ज्यादा जाया नहीं हो। देखिए अब अपन बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की। ये मैंने इसलिए लिख करके छोड़ रखे हैं क्योंकि यहाँ से अपन फाइनल कंक्लूजन पे अपन जाएंगे। देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। या तो तीन अभिकारक अणु ले लो, ए ले लो, बी ले लो और सी ले लो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या आएगी आप लोगों की? मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या आएगी आप लोगों का? टाइम इनवर्स आएगी। वे प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट को K3 लिख देता हूं। अब ए बी सी अलग अलग ले रखे तो एक की सांद्रता क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। तीन को उसको मल्टीप्लाई कर दो तो पावर में आए। ठीक है भाई, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका? मोल की पावर, मोल का पावर क्या हो जाएगा? ये 3, और लीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। क्लियर है? अब देखिए अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? K3 की चाहिए भैया। तो ये क्या है? मोल लीटर इनवर्स, और ये क्या है आपका? टाइम इनवर्स। इसको आप लोग यहाँ लेके आओगे तो ये क्या रहेगा आपका? मोल का पावर 3 और ये लीटर का पावर -3। क्लियर है? एक मोल से तो एक मोल चला जाएगा, एक से एक लीटर चला जाएगा, तो बच जाएगा क्या भैया? K3 बराबर मोल का पावर 2 बच जाएगा। तो मोल का पावर 2 ऊपर जाएगा तो मोल का पावर -2, लीटर का पावर -2 तो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और टाइम अपने आप में पहले से क्या है? टाइम इनवर्स है। तो ये किसके लिए आ गया आप लोगों का? थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो देखिए आप लोग
अपन लोगों ने जीरो ऑर्डर की बात की, सेकंड की बात की, थर्ड की बात की, आगे आप लोग nth ऑर्डर तक का भी कर सकते हो। क्लियर है? वो भी आप लोग खुद घर बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो वो nth ऑर्डर का भी आप लोग लिख सकते हो। तो फाइनल अपना कंक्लूजन क्या बनेगा वो स्टेटमेंट में आप लोगों को लिखाऊंगा। पहले आप लोग थर्ड ऑर्डर जो है इसको अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो की मैं आपसे बात करूं तो जीरो का यूनिट आपके सामने है, क्या आया है, मोल लीटर इनवर्स, और क्या आया है, टाइम इनवर्स आया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात आप लोगों से करूं तो अपना केवल क्या आया है, टाइम इनवर्स आपके सामने है। सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या आया है आप लोगों का, वो रहा मोल लीटर, और ये क्या आ गया आप लोगों का, टाइम इनवर्स। थर्ड का आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे है, तो चलो इसको ऐसे जीरो, चलो थर्ड का भी मैं आप लोगों से लिख देता हूँ। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या आएगा आपका, मोल का पावर माइनस का 2, ये लीटर स्क्वायर, और ये क्या आएगा आप लोगों का, टाइम इनवर्स। ये किसके लिए है आप लोगों का, K0। ये किसके लिए आया है भैया आपका, K2 के लिए। ये किसके लिए आया है, K1 के लिए, और ये किसके लिए आया है, K3 के लिए। क्लियर है? इन चीजों को देखने पर देखिए अपना क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, ये तो क्या है आपके सामने जो ये चार दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वेग नियतांक की इकाई है। ये सारी क्या है, वेग नियतांक की इकाइयां हैं। देखिए क्या है, वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई। जबकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं अभिक्रिया की वेग की इकाई की, किसकी, अभिक्रिया के वेग की इकाई, तो देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई तो हमेशा ही क्या रहती है आप लोगों का, मोल लीटर इनवर्स, और क्या रहती है, टाइम इनवर्स। तो देखिए दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं। एक तो जो आप लोगों का ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है ना, इसके वेग नियतांक की इकाई और अभिक्रिया के वेग की इकाई दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। एक चीज क्या है कि अभिक्रिया का वेग, चाहे आप लोगों की कोई सी भी कोटि की अभिक्रिया हो, प्रथम कोटि हो, द्वितीय कोटि हो, तृतीय कोटि हो, जो भी ऑर्डर हो, अभिक्रिया के वेग की इकाई हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आएगी आप लोगों की, मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। लेकिन वेग नियतांक की आप लोग बात करोगे तो उसकी इकाई हर एक कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ये आपका फाइनल कंक्लूजन रहेगा। एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद में मैं दोनों स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं, एक बार ये बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके। अब देखिए जो दो अपने निष्कर्ष निकल के आए हैं वो अपन बात करते हैं। दो निष्कर्ष क्या क्या निकल के आए उनकी बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अपन कह सकते हैं कि शून्य कोटि
अभिक्रिया की वेग एवं वेग नियतांक की इकाई समान रूप से मोल लेटर इनवर्स समय इनवर्स होती है। एक बात तो हुई ये, ठीक है, ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। दूसरी चीज की अगर अपन लोग बात करें तो अपन कह सकते हैं अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई प्रत्येक कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग प्राप्त होती है। परंतु अभिक्रिया के वेग की इकाई सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए सभी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समान प्राप्त होती है। क्लियर है? इस सेंटेंस के साथ ही आप लोगों का वेग नियतांक और वेग नियतांक की इकाई का जो एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्लियर है? इस चीज को आप लोग कॉपी में मेंशन करें। आगे देखिए आप लोगों से एक क्वेश्चन की बात करता हूं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करें। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक है आप लोगों का, उसमें उसका कहाँ तक का आपको उसका कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है। अब देखिए, अगर आप लोगों ने गुलबर्ग वागे को पढ़ा है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, एक अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग इतने गुना हो जाता है, फिर एक को आप लोग चेंज नहीं करके एक को चेंज करते हो तो अभिक्रिया का वेग इतना गुना हो जाता है, तो बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको देखते ही अपने हुए लगता है कि ये क्वेश्चन अपने से अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, अभी मैं आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन, आने वाली क्लास में करवाएंगे क्योंकि इस क्लास का तो समय आपका पूरा हो गया है। आने वाली जो क्लास आएगी उसमें अपन इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां से आप लोगों को पता लगेगा कि गुलबर्ग वागे का जो नियम है वो इक्विलिब्रियम में किस तरीके से अप्लाई होता है। क्लियर है? तो इन चीजों को अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए एक आप लोग, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर वेग 8 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। वेग 8 गुना हो जाता है
तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। इस तरीके के आप लोग चाहे जितने क्वेश्चन बना सकते हो, एक दो क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट है वो पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे जो क्लास आएगी उसमें अपन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, देयलीय एनर्जी क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या होता है यानी कि मध्यवर्ती क्या होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।